नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 फरवरी 2021। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। ये 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल, दूसरे नंबर पे ट्रांसफैट्स, तीसरे नंबर पे डैम्स एंड डैमेजेस, चौथे नंबर पे स्टेट ऑफ द ऐप टेक्नोलॉजी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, इस साल 1 फरवरी को सरकार के द्वारा जो बजट प्रेजेंट किया गया उसमें प्रोविज़न ये किया गया है, मतलब बजट ये इंडिकेट करता है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार ज़्यादा खर्च करेगी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए और इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। बट देखो, ज़्यादा खर्च करने के लिए रेवेन्यू भी तो ज़्यादा चाहिए ना। आपके पास पैसे हैं तभी तो आप खर्च कर सकोगे। तो सरकार का प्लान ये है, एक तो ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे टैक्स कंप्लायंस हमारे देश में बढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टैक्स पे करें। दूसरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी सरकार के द्वारा रेज करने का प्लान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे रेज किया जाएगा, इसी पे ये आर्टिकल है। नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार के द्वारा रेज किया जाएगा, जैसे देखो पीएसयू के पास ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन को बेच के, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सरकार की जो हिस्सेदारी है उसको बेच के सरकार को 1,75,000 करोड़ जुटाने का प्लान है इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2021-22 में। जब देखो सरकार अपने शेयर्स बेचती है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, इसे कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक सेल? बताइए, एक तरफ डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मैं एग्जांपल्स देता हूं, आप बताइएगा ये डिसइन्वेस्टमेंट है या फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए एलआईसी में अभी सरकार के शेयर्स हैं 100% और सरकार ने अपने 10% शेयर्स बेच दिए, तो बताइए ये डिसइन्वेस्टमेंट है या फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है? ये है सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें देखो एलआईसी कंपनी का जो कंट्रोल है वो अभी भी सरकार के पास है, मैनेजमेंट जो है अभी भी सरकार के पास है। लेकिन एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कोई पीएसयू है एबीसी पीएसयू में सरकार के पास पहले थे 100% शेयर्स, अब सरकार ने 51% शेयर जो है एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिए और 49% शेयर्स अपने पास रख लिए, और मैनेजमेंट भी सरकार ने इसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जिसको 51% शेयर्स दिए हैं। तो ये बताइए, ये सिंपली डिसइन्वेस्टमेंट है या फिर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है? ये है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकार अपने मेजॉरिटी शेयर्स बेच देती है, यानी ज़्यादातर शेयर्स ज़्यादातर शेयर्स इस प्रकार से बेच देती है कि सरकार के पास उस कंपनी की, उस पीएसयू की मैनेजमेंट भी नहीं रहती। और ऐसा सरकार इसलिए करती है उस पीएसयू में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो सरकार का प्लान ये है, एयर इंडिया और बीपीसीएल जैसे काफ़ी सारे पीएसयूज की सरकार स्ट्रेटेजिक सेल करेगी, यानी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर देगी। इसके साथ साथ एलआईसी की लिस्टिंग होगी, यानी पहले एलआईसी का आईपीओ आएगा और उसके बाद एलआईसी के जो शेयर्स हैं आप परचेज कर सकोगे स्टॉक मार्केट में। इसका भी देखो काफ़ी बेनिफिट होगा। अभी देखो एलआईसी की पूरी जो ओनरशिप है वो सरकार के पास है, तो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है। लेकिन देखो जब एलआईसी का शेयर मार्केट में बिकने लगेगा ना, तो फिर एलआईसी को बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी सेबी को। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ज़्यादा इंप्रूव होगी एलआईसी में। एलआईसी अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकेगी। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी अनाउंस किया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। इस साल के बजट में देखो ये अनाउंसमेंट्स शो करती हैं कि पिछले साल सरकार के द्वारा जो नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। पिछले साल जब कोविड-19 आया था तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि गवर्नमेंट नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर सभी बिजनेसेस में से एग्जिट कर जाएगी। और कौन से
जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार अपनी प्रेजेंस बना के रखेंगी, ये हैं 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स: एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, और सबसे लास्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इन 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकार अपनी जितनी सिर्फ रिक्वायर्ड प्रेजेंस है उतनी मेंटेन करके रखेगी, बाकी सभी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से सरकार एग्जिट कर जाएगी। ऐसा सरकार ने पिछले साल अपनी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में अनाउंस किया था। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, ये देखो सरकार के द्वारा अभी तक का बोल्डेस्ट स्टांस लिया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के इश्यू पर। देखो डिसइन्वेस्टमेंट हमारे देश में स्टार्ट हुआ था 1990s में, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। एलपीजी रिफॉर्म्स जब हमारे देश में आए थे, सबसे पहले कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया था। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई पीएसयू है, सरकार की उस पीएसयू में ओनरशिप है 100%, लेकिन सरकार चाहती है कि 90% ओनरशिप हम खुद ही रखें, बाकी 10% ओनरशिप जनता को दे दी जाए। तो सरकार उस पीएसयू की वैल्यूएशन लगाती है 100 करोड़, तो 10% ओनरशिप मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ रिलीज किया जा सकता है। मान लीजिए आईपीओ की शुरुआत में कीमत होती है 100 रुपये, तो 10 लाख यूनिट्स जो आईपीओज हैं वो जनता परचेज कर सकती हैं। बाद में वो स्टॉक मार्केट में जाएगा तो फिर वो ट्रेडिंग होती रहेगी उसकी। तो ऐसा करके 10% हिस्सेदारी जो है सरकार ने जनता को सौंप दी है, यानी अब उसकी शेयर की जो ट्रेडिंग है वो होती रहेगी स्टॉक मार्केट में। तो ये स्टार्ट हुआ 1990s में। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो काफ़ी सारे पीएसयूज में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बहुत कम कर ली, इवन कईयों में तो ख़त्म ही कर ली, होटल से लेके ब्रेड मेकर्स। अब सोच के देखिए, सरकार होटल चलाती थी, सरकार का क्या काम होटल चलाने में? जब देखो इस प्रकार की चीज़ें सरकार करती है ना, जो बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है, वो सब इनका फ़ायदा उठाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इन होटल्स के कमरे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन होटल्स को चलाने में पैसा किसका लगता है? आपका लगता है, टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। तो इसलिए तभी तो कहा जाता है कि सरकार का कोई बिजनेस नहीं है बिजनेस में। एग्जाम्पल दिया जाता है बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इन कंपनीज में देखो सरकार ने स्ट्रेटेजिक सेल की, और आज के समय में इन कंपनीज की जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनीज के पास में है। तो ये कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जबकि सरकार के पास जब इनकी मैनेजमेंट थी तब ये कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है विल हेल्प द एक्सचेकर ग्रो। कैसे? अब देखो एयर इंडिया है, एयर इंडिया के ऑपरेशंस को सस्टेन करने में इतना टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, जबकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। तो अब जबकि एयर इंडिया कंपनी को सरकार बेच देगी जब एयर इंडिया को, तो फिर टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं जाएगा ना एयर इंडिया के ऑपरेशंस को सस्टेन रखने के लिए, तो सरकार का रेवेन्यू अपने आप ही बढ़ जाएगा। देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास एक प्रिंटर है, और प्रिंटर से आप जब प्रिंट निकालते हो तो आपको पड़ता है 2 रुपये एक पेज, जबकि आपके घर के बिल्कुल पास जो प्रिंटर वाली शॉप है वहाँ से आप प्रिंट निकालते हो तो आपको पड़ता है 1.5 रुपये या फिर 1 रुपये एक पेज। जबकि आपके पास जो प्रिंटर है उसकी मेंटेनेंस में भी आपको बहुत खर्चा आता है। तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियस है कि आप उस प्रिंटर को बेच दोगे, और जो आपको सस्ता पड़ता है आपके घर के नज़दीक वाली जो दुकान है वहाँ से जाके आप प्रिंट निकालोगे। तो आप इसी को कोरिलेट कर सकते हो, सिर्फ एसेंस समझने के लिए, टेक्निकलिटी में मत जाइएगा। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं डिसइन्वेस्टमेंट में। एक तो एग्जीक्यूशन कई बार ना ठीक नहीं हो पाता डिसइन्वेस्टमेंट का। अब एयर इंडिया को सरकार कब से बेचने की कोशिश कर रही है कि हाँ बिक जाए, कोई ले ही नहीं रहा एयर इंडिया को। तो ऐसा नहीं कि सरकार बेचने की जल्दबाजी में औने पौने दामों में पीएसयूज बेच दे, एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। दूसरा, वैसे देखो स्टॉक मार्केट्स अभी हाई पे हैं, 50,000 के आसपास है सेंसेक्स, तो सरकार को ठीक ठाक दाम मिल जाएंगे बीएचईएल वगैरह के, लेकिन फाइनेंशियल कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, सामने कोई ग्राहक तो होना चाहिए खरीदने वाला, तभी बात बनेगी। ये भी एक चैलेंज है। इसके बाद वे फॉरवर्ड की बात आती है। सबसे पहले सरकार को देखो सेल प्रोसेसेस में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होगा। कॉन्फिडेंस देखो सब में क्रिएट करना होगा, जनता में भी,
कि बिल्कुल सही डिसीजन है इन पीएसयूज में सरकार अपनी हिस्सेदारी को जो बेच रही है, इवन बिडर्स में भी, कि आप इन पीएसयूज में जो हिस्सेदारी खरीदोगे इससे आपको फायदा होगा। दूसरा, सरकार को फेयर वैल्यूएशन इंश्योर करनी होगी उन पीएसयूज की जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। दोनों देखो, ना तो ऐसा कि सरकार इतना ज़्यादा बोली लगवा ले कि 100 करोड़ की हिस्सेदारी है और सरकार मांग ले 500 करोड़, फिर कोई आएगा ही नहीं खरीदने, फिर फायदा क्या, फिर सरकार अपने 1,75,000 करोड़ के टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगी। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 500 करोड़ की चीज़ है सरकार 100 करोड़ में बेच दे। सरकार फेयर वैल्यूएशन इंश्योर करवाए। नेक्स्ट, उस पीएसयू के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सरकार एक कवर प्रोवाइड करे कि ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद आपकी विच हंट नहीं की जाएगी ऑडिटर्स के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा। यानी ऐसा नहीं कि बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने के बाद, पूरी तरह से प्राइवेटाइज करने के बाद बीपीसीएल के जो पहले के जो ऑफिसर्स थे उनके पीछे ऑडिटर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लग जाएंगी कि आपने ये क्या किया। नेक्स्ट, आप विभिन्न पीएसयूज में हिस्सेदारी को इस प्रकार से बेचो कि इकोनॉमी को शॉक नहीं लगना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएं। मतलब बीपीसीएल में सरकार ने तो अपनी हिस्सेदारी बेच दी, लेकिन जिसने खरीदी उसकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट में, सरकार को इलेक्टोरल प्रेशर भी मैनेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि जैसे पीएसयू को बेचना गलत है। मतलब आप में से भी कुछ लोगों को लगता होगा कि पीएसयू को सरकार को नहीं बेचना चाहिए। देखो, पीएसयूज के ऑपरेशंस इतने ज़्यादा इनएफिशिएंट हैं, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, बहुत खर्चा आता है इनको चलाने में, सरकार एफिशिएंटली नहीं चला पाती। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं गवर्नेंस इंप्रूव करके इनको अच्छे से चलाना चाहिए, नहीं चलाया जा सकता। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप हर जगह देख लीजिए, यूएसए में, यूके में, ऑलमोस्ट सभी देशों में अब ये एविडेंस है, फैक्ट्स हैं कि सरकार नहीं चला सकती बिजनेस। तो इसीलिए ऑलमोस्ट जितने भी देशों ने अच्छी डेवलपमेंट की है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पे सरकार कोई बिजनेस नहीं चलाती। क्यूबा का एग्जाम्पल मैंने दिया था जिस दिन हमने बजट डिस्कस किया था। क्यूबा अभी एक कम्युनिस्ट रेजीम है, वहाँ पर एक नॉर्मल सा सिम परचेज करने में आपको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सरकार बेचती है। तो जहाँ पे सब कुछ सरकार के हाथ में होता है ना, वहाँ पे इनएफिशिएंसी, डिले, बहुत कुछ लोगों को सफ़र करना पड़ता है। चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये द हिंदू, आपको पता है लेफ्ट आइडियोलॉजी का न्यूज़पेपर है। इवन द हिंदू भी ये बोलता है कि सरकार एयर इंडिया वगैरह में अपनी हिस्सेदारी बेच दे नहीं चाहिए। सोच के देखो, जब द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर भी ये बोल रहा है सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच दे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ही ना कि वास्तव में सभी इकोनॉमिस्ट इस बात पर राजी हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट आज की आवश्यकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सरकार की नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है ना, वो ट्रांसफैट्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप ये बताइए ट्रांसफैट्स क्या होते हैं। एक्चुअली ये प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसफैट्स क्या होते हैं। देखो, ट्रांसफैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स जिनको पार्शियली सैचुरेट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। देखो, वैसे तो हमारी डाइट में आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स और नेचुरल ट्रांसफैट्स दोनों हो सकते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स कैसे फॉर्म होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, जब हाइड्रोजन को रिएक्ट किया जाता है ऑयल के साथ, ताकि घी जैसे या फिर बटर जैसे दिखने वाले फैट्स प्रोड्यूस किए जा सकें, तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स। और नेचुरल ट्रांसफैट्स तो जैसे मिल्क में मिलते हैं, मीट में मिलते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स होते हैं ना, जिनका इस्तेमाल किया जाता है रेडीमेड प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, इनसे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे काफ़ी तरह के हार्ट डिजीज़ हो जाते हैं। ट्रांसफैट्स को ज़्यादा कंज्यूम करने से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो देखो कम हो जाता है।
जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। काफ़ी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो सिचुएशन होती है जब इन 5 में से कम 3 कंडीशंस फुलफिल होती हों, जैसे मोटापा, एलिवेटेड ट्राइग्लिसरीड्स, यानी जो ये ट्राइग्लिसरीड्स हैं इनका अमाउंट बढ़ जाना बॉडी में, लो गुड कोलेस्ट्रोल, HDL का मतलब लो गुड कोलेस्ट्रोल, और हाई ब्लड प्रेशर, हाई फास्टिंग ग्लूकोज। इन 5 में से अगर 3 कंडीशंस फुलफिल होती हो तो मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का वो पर्सन शिकार है। इसके अलावा और भी काफ़ी तरह के डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस, इनफर्टिलिटी, कई तरह के कैंसर। इवन पेट में जब माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है ट्रांस फैट्स के ज़्यादा कंजम्पशन से। अब क्वेश्चन देखो यही उठता है, जब ट्रांस फैट्स इतने ज़्यादा खतरनाक है तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता क्यों है? वही बात, सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। जो चिप्स आप खाते हो उन चिप्स की सेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है। पहले अगर 3 महीने चलने थे, ज़्यादा ट्रांस फैट्स डाले गए तो 6 महीने चल सकते हैं। ट्रांस फैट्स कहाँ मिलते हैं? जो देखो आप समोसा, कचौरी, ये जो तले हुए आइटम्स खाते हो ना, इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं। तो आज से बंद, समोसा कचौरी नहीं, इस प्रकार के आर्टिकल डिस्कस करना बंद। चलो मजाक की बात है। तो अब हुआ क्या है? ट्रांस फैट्स तो हमने बात कर ली, मतलब होते क्या हैं, बेसिक्स की बात कर ली। अब हुआ क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सरकार ने देखो एक ये चीज़ डिसाइड की है कि 1 जनवरी 2022 से, यानी अगले साल से, इंडिया उन कंट्रीज़ के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि किसी प्रोडक्ट में टोटल ऑयल या फिर टोटल फैट जितना भी होगा उसमें ट्रांस फैट 2% से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, 1 जनवरी 2022 में इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट में टोटल जितना ऑयल है उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं हो सकता। इससे पहले भी मिड 2016 में सरकार ने ट्रांस फैट कंटेंट लिमिट को 10% से कम करके 5% कर दिया था, और दिसंबर 2020 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको 3% कर दिया था, और 1 जनवरी 2022 से अब यह होगा 2%। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबली क्या स्टेप्स लिए गए हैं ट्रांस फैट्स के कंजम्पशन को कम करने के लिए। देखो 2004 में डेनमार्क पहला ऐसा देश बन गया जिसने सभी प्रकार के फूड्स में ट्रांस फैट कंटेंट को 2% कर दिया। मतलब वही बात कि एक प्रोडक्ट में जितना ऑयल या फिर फैट है उसका सिर्फ 2% ट्रांस फैट हो सकता है। ये रूल लेकर आया था डेनमार्क 2004 में, यानी आज से 17 साल पहले। और जब डेनमार्क ये लेके आया था तो इवन यूरोप के बाकी देशों ने, यूरोपियन कमीशन ने डेनमार्क का मजाक उड़ाया था, अरे क्या कर रहे हो। लेकिन बाद में डेनमार्क को देख देख के बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज अब यही रूल को लेके आ गए। अप्रैल 2019 में तो यूरोपियन यूनियन को भी यही रेगुलेशन लागू करना पड़ा। WHO ने भी 2018 में एक कैंपेन लॉन्च किया, रिप्लेस कैंपेन। इस कैंपेन का मकसद ये था ट्रांस फैट के ग्लोबल लेवल एलिमिनेशन को इंश्योर किया जाए 2023 से पहले। मतलब ये इंश्योर करना कि एडिबल ऑयल्स में, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड एडिबल ऑयल होते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स होने ही नहीं चाहिए। इसके अलावा WHO की 2020 की रिपोर्ट ये कहती है ऑलरेडी 32 देश ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी प्रकार से ट्रांस फैट के ऊपर मैंडेटरी लिमिट लगा दी है। और देखो डेनमार्क में जब ये इंप्लीमेंट किया गया ना 2004 में, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला, पॉजिटिव इंपैक्ट। कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज की वजह से जो जितनी डेथ्स पहले होती थी उनमें कमी आई। अब बात करते हैं इंडिया की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2016 के रेगुलेशन के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट में जो ऑयल या फिर फैट होता है उसका पहले 10% ट्रांस फैट हो सकता था, उस लिमिट को 5% कर दिया गया 2016 में। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा FSSAI ने ट्रांस फैट्स फ्री लोगो रिलीज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। और
इस लेबल को इस्तेमाल किया जा सकता था उन बेकरीज या फिर लोकल फूड आउटलेट्स या फिर शॉप्स के द्वारा जहां पर ट्रांस फैट की मात्रा 0.2 पर 100 ग्राम या फिर ml से कम है, मतलब वही बात, टोटल जितना ऑयल है या फिर फैट है उसका सिर्फ 2% या फिर उससे कम है, तभी ये लोगो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 2018 में ईट राइट एक मूवमेंट चलाई गई थी FSSAI के द्वारा, और इस ईट राइट कैंपेन के साथ ही स्वस्थ भारत यात्रा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये पैन इंडिया साइक्लोथॉन था, यानी साइकिल यात्रा थी, ताकि फूड सेफ्टी और फूड में मिलावट, हेल्दी डाइट्स के बारे में जनता को जागरूक किया जा सके। इसके साथ साथ एक नया मास इंडिया कैंपेन हार्ट अटैक रिवाइंड लॉन्च किया था, ताकि 2022 से पहले फूड सप्लाई में इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए। ये सब आप प्रीलिम में पढ़ते हो कि हाँ FSSAI ने साइकिल यात्रा चलाई, इनको मेंस में भी पॉइंट्स के तौर पे लिखा जा सकता है, बट इतना स्पेस होता नहीं है आंसर्स में, तो एक ही लाइन में सब कुछ लिखना पड़ेगा कि हाँ FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रनिंग वेरियस कैंपेन्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स इन फूड। तो बाद में फॉर एग्जाम्पल करके लिख दीजिएगा हार्ट अटैक रिवाइंड, स्वस्थ भारत यात्रा। उसके बाद कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो अब ये अच्छी ढंग से पता है कि ट्रांस फैट के भी अल्टरनेटिव मौजूद हैं, इनको कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है दूसरे हेल्दियर सब्स्टिट्यूट से। तो फिर सही समय है विभिन्न देशों के द्वारा एक्शन लेने का, और उसी सीरीज में इंडिया ने जो एक्शन लिया है कि इंडिया 1 जनवरी 2022 से 2% की लिमिट को इंप्लीमेंट करेगी, ये बिल्कुल सही स्टेप है। अब वेरियस जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको भी, मतलब फूड से संबंधित जो MNCs हैं, उनको भी ये समझने की आवश्यकता है ये लोगों की हेल्थ का मामला है, आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते इस चीज़ को, इसलिए आपको खुद से ही अब एक्शन लेना चाहिए ट्रांस फैट्स की मात्रा को खाने में कम से कम करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रांस फैट्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डैम्स एंड डैमेजेस से संबंधित है। वैसे तो देखो हमने ये इशू डिस्कस किया था कल ही, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो आंसर्स में। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। कंटेक्स्ट आपको पता ही है, रेनी एक विलेज है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ये नीति वैली में है। यहीं पर हादसा हुआ था जिसमें अभी तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और 175 से ज़्यादा लोग अभी भी गुम हैं। 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा इस पूरे हादसे में। और रेनी विलेज देखो वो विलेज है जहां से चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1972 में। जो चिपको मूवमेंट है उसकी शुरुआत इसी रेनी विलेज से हुई थी, और ये प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जिनको नुकसान पहुंचा। 13.2 मेगावाट का ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और NTPC का 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये रिवर धौली गंगा पे है। ये रेनी विलेज से 4 किलोमीटर दूर है, और ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो ये तो कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। अब देखो इस आर्टिकल का एसेंस ये है, ये जो डैम्स है ना, ये इस प्रकार के डिजास्टर के यानी फ्लैश फ्लड के विक्टिम नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि फ्लैश फ्लड आ गई और इन डैम्स को नुकसान पहुंचा, बल्कि उल्टा भी है। इन डैम्स की वजह से जो डिजास्टर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। अब सिंपल से पॉइंट्स हैं। डैम को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है काफ़ी प्रकार के एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इकोसिस्टम ऑलरेडी फ्रेजाइल होता है, तो इन एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल से और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन जो एक्ट आया था 2016 में, उसके अनुसार आप फॉरेस्ट की कोई ज़मीन डाइवर्ट करते हो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपको उतनी ही जगह पे और पेड़ उगाने पड़ते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए पे भी करना पड़ता है। क्योंकि देखो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है, अब वैसा फॉरेस्ट तो बिल्कुल उगाया नहीं जा सकता ना। तो आने वाले 50 सालों तक
फॉरेस्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी उसके हिसाब से पे करने के लिए भी बोला जाता है कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो इस प्रकार के डैम बनाए जाते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रिवर में बहा दिया जाता है, तो इससे बाढ़ आने का जो खतरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चोपड़ा कमेटी की बात की जाती है। 2014 में एक चोपड़ा कमेटी गठित की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को आदेश दिया था कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कीजिए ताकि पता लगाया जा सके 2013 में उत्तराखंड में जो हादसा हुआ था उस हादसे में डैम्स का कितना रोल रहा है। उस हादसे में 4000 लोगों की जानें चली गई थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये कमेटी गठित की थी, चोपड़ा कमेटी, ताकि पता लगाया जा सके 2013 के हादसे में डैम्स का कितना बड़ा रोल था। तो चोपड़ा कमेटी ने और ज़्यादा क्लैरिटी लाई कि कैसे डैम्स जो हैं इस प्रकार के डिजास्टर को और ज़्यादा इंटेंस बना देते हैं, जैसे फ्लड्स। चोपड़ा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि देखो, जब डैम बनता है, डैम के बनने से कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिवर में बहा दिया जाता है। मान लीजिए नदी बह रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सारा नीचे फेंक दिया। अब नदी में नीचे नीचे कीचड़ है, तो पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो वो आसपास के एरिया में पानी चला जाएगा, तो फ्लैश फ्लड आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नदी में पानी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, एकोमोडेशन कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। इवन देखो, मान लीजिए जब फ्लैश फ्लड आई, जैसे ये रिवर है ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे डैम बना रखा है, अब यहाँ पे फ्लैश फ्लड आई, डैम में एकदम से पानी बढ़ गया, मान लीजिए डैम टूट गया, भगवान ना करे डैम टूट गया, तो फिर नीचे देखो डाउनस्ट्रीम के एरियाज में कितना ज़्यादा तेज़ी से पानी आएगा और पता नहीं क्या क्या लेके आएगा, डैम में भी क्या क्या जमा है पिछले कितने सालों से, तो नीचे वाले एरियाज में तो भारी तबाही आ जाएगी। तो इसलिए ना सिर्फ फ्लैश फ्लड से डैम को नुकसान पहुंचता है, बल्कि डैम्स इस डिजास्टर को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इवन चोपड़ा कमेटी ने तो ये भी प्रपोज किया कि कुछ जो प्रपोज डैम्स हैं उनको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है उन डैम्स के बनने से। लेकिन काफ़ी साल हो गए, मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उत्तराखंड में डैम्स बनाने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको लगातार इग्नोर किया जाता है। 5 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था और एक्नॉलेज किया था कि 2013 की फ्लड्स में डैम्स का एडवर्स इम्पैक्ट रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है। और देखो, मैटर इससे भी ज़्यादा गंभीर और सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से पिघल रही हैं। रिसर्च ये भी शो करती है कि ग्लेशियल लेक्स में पानी ना सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि ग्लेशियल लेक्स की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघल रहे हैं। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर ज़्यादा है अर्थ का। इसके अलावा देखो, भूकंप का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि उत्तराखंड सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहाँ पे भूकंप के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इवन कुछ एरिया तो सिस्मिक जोन 5 में भी आता है। तो डैम को बहुत नुकसान पहुँचेगा अगर भूकंप आ जाता है, और फिर ये नेचुरल डिजास्टर भूकंप वाली और भी ज़्यादा इसका सीरियस इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में कहा जाता है, उत्तराखंड सरकार का प्लान देखो ये है, 450 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने हैं जिनकी कैपेसिटी होगी 27,039। उत्तराखंड सरकार रैम्पेंट डैम बिल्डिंग को प्रमोट कर रही है, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसको उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। अब जबकि ये साफ हो चुका है कि डैम्स की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती है, फिर भी बावजूद उसके स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा अंधाधुंध डैम कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल स्टेट ऑफ द ऐप टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो इतना खास आर्टिकल तो है नहीं, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, जैसे ही कोविड-19 आया तो अलग अलग राज्यों ने, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस लॉन्च की कोविड-19 से निपटने के लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु, इसका तो आपने भी इस्तेमाल किया ही होगा। इसी प्रकार से काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसी प्रकार की एप्लीकेशंस लॉन्च की। असेसमेंट ये कहता है ऑलमोस्ट 35 मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च की गई थी विभिन्न राज्यों में और यूटीज़ में।
अब इसके बाद देखो ये डेटा दिया जाता है, कुछ एप्लीकेशंस ग्रोसरी आइटम्स की डिलीवरी से संबंधित थी, कुछ क्वारंटीन सेंटर को ट्रैक करने के लिए थी। मतलब विभिन्न राज्यों और यूटीज़ के द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई उसमें फीचर्स अलग अलग थे। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त आपसे क्या परमिशन ली गई। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, विभिन्न सरकारों के द्वारा ये जो डेटा कलेक्ट किया गया आपका, क्या वो सुरक्षित है? देखो प्राइवेट कंपनीज की हम बात करते हैं, व्हाट्सएप जब अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लेके आया तो लोगों में कंसर्न आ गया। कई लोगों ने टेलीग्राम और सिग्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल की, तो व्हाट्सएप ने डर के न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े अपने इश्तिहार छपवा लिए कि देखो आपकी प्राइवेसी जो है हम इंश्योर करेंगे। देखो प्राइवेट कंपनीज कम से कम डरती तो हैं कि हमारे ग्राहक चले जाएंगे। सरकार की तो मोनोपोली है। अब आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का डेटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गलत इस्तेमाल कर ले तो पता भी नहीं लगेगा सिटीजन्स को, सिटीजन बेचारे क्या करें। उसी प्रकार से विभिन्न स्टेट्स ने भी एप्लीकेशंस अपनी अपनी लॉन्च की थी, उसका डेटा स्टेट गवर्नमेंट्स अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं। स्टेट की मोनोपोली है इन एप्लीकेशंस में। व्हाट्सएप ने कम से कम डिले तो किया नई प्राइवेसी पॉलिसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स तो वो भी नहीं करते। इसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ लॉकडाउन में, जबकि सभी लोगों के पास तो इंटरनेट है नहीं, डिजिटल एक्सक्लूजन है। ये पॉइंट आपको पता है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसिस्टेंसी की कमी है, सरकारों ने अपनी एप्लीकेशंस तो लॉन्च कर दी लेकिन कई सरकारें तो एप्लीकेशन लॉन्च करके भूल गए। अब डेटा मैनुअली डालना पड़ता है एप्लीकेशन में, तो कई बार तो डालने में गलती हो जाती है। तो ये हो जाता है कि न्यूज़पेपर में अलग डेटा आ रहा है कि इस फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कोविड-19 के इतने केस हैं, एप्लीकेशन में अलग डेटा आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी की कमी है। प्राइवेसी इशू तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेटा प्राइवेसी। देखो डेटा प्राइवेसी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक नेसेसिटी, एक प्रोपोर्शनैलिटी। नेसेसिटी का मतलब ये है क्या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेटा वास्तव में नेसेसरी है या फिर नहीं है, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जितना डेटा चाहिए क्या सिर्फ उतना ही डेटा लिया जा रहा है या फिर ज़्यादा लिया जा रहा है। लेकिन विभिन्न सरकारों की तरफ से जो ये हमसे एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाई गई, कई मायनों में वो इन दो प्रिंसिपल्स पर खरा नहीं उतरती हैं। इसके बाद लास्ट में दो सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। पहला सॉल्यूशन है अडोप्टिंग एपीआई बेस्ड माइक्रो सर्विसेज विद एन एप्रोप्रिएट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इसका मतलब देखो ये है, आरोग्य सेतु जैसे एप्लीकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता था वेरियस स्टेट मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ, ताकि स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके सभी मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, रियल टाइम इंफॉर्मेशन। दूसरा, शिफ्टिंग फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो। इसका मतलब ये है, जैसे देखो आपका टाउन है, आपके टाउन के लिए स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, ताकि जिसमें सिर्फ आपके टाउन के लोगों का जो डेटा है वही रहे और बाद में उसका आवश्यक रूप से इस्तेमाल हो। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होती है तो बल्कि डेटा लीक की संभावना ज़्यादा होती है। डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्लो में डेटा लीक होने की संभावना कम रहती है। समझ गए? कंक्लूजन ये है, जितना देखो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स यानी व्हाट्सएप और दूसरी प्राइवेट कंपनीज की स्क्रूटिनी होनी चाहिए, उतनी स्क्रूटिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक टेक्नोलॉजीज की भी होनी चाहिए, ताकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सरकार की सर्विसेज में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। आज की हमारी इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।